बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ये प्रोजेक्ट अपनी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस मीटिंग को बुलाने का मकसद उन तमाम पहलुओं पर गौर करना है जो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में किसी न किसी तरह हमारे काम आ सकते हैं। हमें मुमकिनात के साथ साथ जो मुश्किलात इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आ सकती हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना। मैं एक बार फिर आप सबसे कह रहा हूँ कि ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हर शख्स इसे कंपनी का नहीं बल्कि अपना समझकर इस पर काम करे। लंच के बाद इस मीटिंग के बारे में मज़ीद पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाएगा। मेरा नाम तारिक है। मैं पेशे के एतबार से एक इंजीनियर हूँ और एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ। मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज का शुमार मुल्क की बेहतरीन तामीराती कंपनीज में होता था। पिछले साल इस कंपनी ने बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड भी वसूल किया था। इस कंपनी के मालिक महमूद साहब एक जहांदीदा शख्स थे। ये कंपनी उन्होंने बहुत ही छोटे पैमाने पर शुरू की थी और ख़ुद अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इस इदारे को मुल्क की 10 बेहतरीन कंपनियों के बीच ला खड़ा किया था। जिस मंसूबे पर अब उन्हें काम करना था उसमें महमूद साहब की ज़ाती दिलचस्पी थी, क्योंकि उनकी कंपनी के लिए ये एक मुनफरिद काम था। ज़िला चित्राल में वाक़या वादी गिब्राल से 40 किलोमीटर आगे एक मैदानी इलाका था जिसके चारों तरफ पहाड़ थे। हमारी कंपनी को वहाँ एक 5 स्टार रेस्टोरेंट बनाना था जिसमें हमें पहाड़ का एक हिस्सा भी काटना था, जिससे एक रास्ता रेस्टोरेंट की तरफ निकालना था और इससे रेस्टोरेंट की खूबसूरती में मुमकिना इजाफा होना था। मैं इसका प्रोजेक्ट इंचार्ज था। जुमे के दिन दफ्तर में कुरान ख़वानी हुई और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए दुआएं की गईं। सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। सब मशीनें तैयार थीं। जितने भी इंजीनियर, सब इंजीनियर, लेबर और दूसरा स्टाफ था एक हफ्ता पहले ही साइट पर भेज दिया गया। महमूद साहब ने गोया अपनी कंपनी के सरमाए का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था। सब स्टाफ और मशीनरी के पहुंचने के एक हफ्ता बाद महमूद साहब, उनका बेटा वकार और मैं भी वहां पहुंच गए। साइट पर ग्राउंड ब्रेकिंग से पहले भी कुरान ख़वानी की गई। अल्लाह का नाम लेकर ज़मीन में ड्रिल किया गया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि ड्रिल रुक गई। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था क्योंकि महमूद साहब मशीनों के मामले में काफ़ी मोहतात थे। मशीन इंजीनियर ने उसे चेक किया और कहा, ये तो बुरी तरह से जल चुकी है। खैर दूसरी ड्रिल मंगवाई गई, उससे ड्रिल किया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग की तकरीब के 3 दिन बाद महमूद साहब और उनका बेटा वापस चले गए। काम निहायत ही जोश और जज्बे से शुरू हुआ था। हर आदमी अपने तौर पर इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहा था। मैं लम्हे लम्हे की रिपोर्ट महमूद साहब को दे रहा था। मेरी आदत थी मैं रात के खाने के बाद अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा करता। ऊंचाई पर होने की वजह से मैं वहां से पूरी साइट को देख सकता था। उस दिन भी मैं हस्बे मामूल बाहर देख रहा था। अभी तक बस ज़मीन का 10% हिस्सा ही खोदा गया था। मैं पलटने ही वाला था कि मुझे साइट पर एक रोशनी सी महसूस हुई, जैसे कोई सफ़ेद रोशनी फैल रही हो। मैंने सोचा चांदनी रात है, हो सकता है मेरा वहम हो। मैं अपने कमरे में आकर सो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था। मुझे अपने कानों में आवाज़ आई, तकलीफ़। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उठकर खिड़की के पास गया। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। मैंने पानी पिया, सो गया। अगले रोज़ ड्रिलिंग हो रही थी। अभी ड्रिल ज़मीन के अंदर ही गई थी कि फिर रुक गई। ड्रिल को बाहर निकाला गया तो वो खून में लथड़ी हुई थी। लेबर घबरा गए। बात मुझ तक पहुंची। मैं साइट पर गया तो पूरी लेबर डरी हुई थी। ड्रिल वाकई खून आलूद थी। मैंने उन्हें हौसला दिया कि ज़रूर कोई जानवर होगा जो ड्रिल की लपेट में आ गया होगा। खैर जिन्होंने वहाँ काम करने से मना किया उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया और यहाँ मैंने दूसरी लेबर लगा दी। मैं बहुत परेशान था। ये दूसरी ड्रिल रुकी थी। हमारी कंपनी को इस काम को मुकम्मल करने के लिए 1 से 1.5 साल का वक्त मिला था। मैंने इस वाक़े का जिक्र महमूद साहब से नहीं किया कि कहीं वो परेशान न हो जाएं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इस तरह काम में खलल पड़ता रहा तो मुकर्ररा वक्त पर यह प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होगा।
ड्रिलिंग मुकम्मल होने के एक हफ्ते बाद वहां फाउंडेशन के लिए खुदाई की गई। शॉवल ऑपरेटर ने बहुत बार शिकायत की कि इसका शॉवल किसी सख्त चीज़ से टकरा रहा है। मैंने तसल्ली दी और कहा, यहाँ की ज़मीन सख्त होती है, शायद कोई बड़ा पत्थर आ गया होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, मगर फाउंडेशन का काम तो तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। अब सिर्फ एक दिन का काम बाकी था और वो फाउंडेशन का। इस रात खाना खाकर मैं जल्दी सो गया। अचानक मुझे फिर अपने कानों में आवाज़ आई, तकलीफ़ तकलीफ़। फिर साथ ही एक और आवाज़ आई, मत करो। मैंने फ़ौरन आंखें खोल दी। मैं पसीने में शराबूर था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पहले तो इन आवाज़ों को मैंने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर बार बार ये वहम नहीं हो सकता था। मैं सोच ही रहा था कि मुझे निस्वानी आवाज़ आई, तारिक ऐसा मत करो, हमें बेघर न करो। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज़ आना बंद हो गई। या अल्लाह, ये क्या मौजरा है, मैंने सोचा। फिर उस रात मुझे नींद नहीं आई। उस दिन फाउंडेशन का बस आखिरी दिन था। उस रात एक अजीब वाक़या पेश आया। सब जगह शॉवल चलाया गया, बस एक जगह छोटे से टुकड़े पर आकर रुक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी इस जगह शॉवल नहीं चला। हमने बाहिमी मशवरे से इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया। 2 दिन नहीं गुजरे थे कि रात को उन आवाज़ों ने फिर मुझे घेर लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में क्या किया जाए। उस रात न सिर्फ आवाज़ आई, बल्कि मुझे दीवार पर हल्का सा साया भी नज़र आया। गो कि मैं निडर था, लेकिन ऐसे हालात से पहली बार दो चार हुआ था। खैर, अल्लाह के हुक्म से काम काफ़ी बेहतर जा रहा था। मेरे कमरे से अगर कोई देखे तो वो खुदी हुई ज़मीन अच्छा खासा मंजर पेश करती थी। उस रात में खाना खाकर खिड़की से उस पहाड़ को देख रहा था जिसे हमें रास्ता बनाना था। दूर उस पहाड़ पर मुझे कुछ चमकते साए महसूस हुए। मुझे तशवीश हुई, कहीं ये लुटेरे तो नहीं। फिर ख्याल आया कि अगर ये लुटेरे होते तो रोशनी लेकर क्यों जाते। मेरा दिमाग काम के अलावा किसी और चीज़ को सोचने के काबिल नहीं रहा था। मैंने सोने की तैयारी की। अभी लाइट ऑफ करने ही वाला था कि मुझे यहाँ किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा। फिर अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। मुझे यूं लगा जैसे पानी बह रहा हो। गौर से देखा तो दीवार से निकलता हुआ पानी पानी ही था। इस पानी के बहने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी के आंसू बह रहे हों। मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैंने हिम्मत की और पूछा, कौन है यहाँ, क्यों परेशान कर रहे हो? मगर पहले की तरह मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया। अगले रोज़ पहाड़ की कटिंग का काम शुरू होना था। उसमें मशीन का बस थोड़ा सा काम होता है, बाकी मजदूर अपने हाथों से कटाई करते हैं। हम सब ने उस काम को शुरू करने से पहले कुरान ख्वानी की। टेक्नीशियन ने डायनामाइट नस्ब कर दिए। सब लोग दूर फैल गए। मेरे इशारे पर टेक्नीशियन ने ब्लास्ट किया। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, साथ ही एक दिलदोज़ चीख से पूरी वादी गूंज गई और मिट्टी के साथ साथ खून का फवारा उबल पड़ा। हम सब ब्लास्ट साइट से बहुत दूर खड़े थे, मगर उसके बावजूद उस खून की या उस सुर्ख रंग के महलूल की छींटों ने हम सबको आलूदा कर दिया। इस मंजर को देखकर हमारी 50% लेबर काम छोड़कर चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में क्या करूं। मैंने मजबूरन महमूद साहब को फ़ोन किया। सरसरी तौर पर सब मामलात बताए। उन्होंने अगले दिन साइट पर आने का कहा। उस दिन ब्लास्ट के बाद काम बंद कर दिया गया। फिर मेरे असिस्टेंट ने रेडी मिक्स वाले को नक्शा दिया और दूसरी तफसीलात समझाई। उसी वक्त मैं खुद भी फिलिंग साइट पर था। रेडी मिक्स मशीन चल रही थी। मैंने इशारा किया तो गाढ़ा सीमेंट पाइप से आना शुरू हो गया, पर सबसे पहले वो फाउंडेशन पर गिरता हुआ वहीं जम गया। सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। मैंने फ़ौरन मशीन बंद करने का कहा। मैंने लेबर से कहा कि साइट आर्जी तौर पर बंद है, कब बोर्ड लगा दे। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। मैं बहुत परेशान था। महमूद साहब की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उभर रहे थे, मगर मेरे पास किसी का जवाब नहीं था। उस रात मैं उस नामुकम्मल मंसूबे को हसरत से देख रहा था। उसके बाद जो मंजर मैंने देखा,
میرا دل حلق میں اٹک گیا۔ فاؤنڈیشن سائٹ پر اچانک ایک سفید قالین سا بچھ گیا۔ اس پر بہت سے لوگ سفید لباس میں ملبوس نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں کچھ کا سراپا سرخ تھا۔ یہ ایک بڑی جماعت تھی جو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے نمودار ہوئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اچانک مجھے وہی آوازیں آنے لگیں۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا دیواروں سے خون بہنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج تو میری آخری رات ہے۔ میں کسی طرح وہاں سے نکلا اور اسسٹنٹ کے کمرے تک پہنچا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو مجھے دلاسا دیا، ٹھنڈا پانی دیا۔ میں نے ایسے پانی پیا جیسے کوئی صدیوں کا پیاسا ہو۔ میرے حواس قابو میں آئے تو میں نے اپنے اسسٹنٹ کو رودات سنا دی۔ پھر ہم دونوں باہر آ گئے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو سامنے محمود صاحب کو پایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو کہنے لگے کہ تم ابھی آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ دوپہر تک میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں محمود صاحب کے پاس گیا۔ وہاں ان کے ساتھ 2 بزرگ بھی تھے جو شاید اسی مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ میں نے محمود صاحب کو تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ وہ بزرگ بھی میری بات غور سے سن رہے تھے۔ پھر وہ میرے اور محمود صاحب کے ساتھ سائٹ پر گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے اور محمود صاحب کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ وہاں بہت دیر تک کچھ پڑھتے رہے۔ پھر اچانک 2 سائے نمودار ہوئے۔ لگ رہا تھا بزرگ ان سایوں سے باتیں کر رہے ہوں۔ تقریباً 15 منٹ تک باتیں چلتی رہیں۔ پھر وہ سائے غائب ہو گئے۔ دونوں بزرگ آئے اور محمود صاحب سے کہا، بات تو کافی تشویشناک ہے، اب آپ اس سائٹ پر مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ یہ سننا تھا کہ محمود صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پر کیوں؟ اس کام پر میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ پھر بزرگ بولے، آپ بجا فرما رہے ہیں حضرت، مگر اب جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ یہ زمین جنات کا قبرستان ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے جو آوازیں سنی وہ تمہیں آگاہ کرنے کے لیے تھیں کہ یہاں کام نہ کرو۔ اس پہاڑ پر اس قبرستان کے جناتوں کے سردار کی قبر تھی۔ اور بیٹا، تم نے جو جماعت دیکھی وہ جنات نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر دوسرے بزرگ گویا ہوئے۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے ہم وہاں سے چلے جائیں۔ خدا کی مرضی سمجھ کر محمود صاحب نے پروجیکٹ ختم کر دیا اور واپسی پر اس جگہ ایک بورڈ نصب کر دیا جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، جنات کا قبرستان۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔